पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो टोटली भरोसे और विश्वास पर टिका होता है। और अगर इस भरोसे विश्वास में थोड़ी सी भी दरार आ जाए तो फिर इस रिश्ते को बिखरने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगता है। आज के कहानी में एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ तब तक खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है जब तक उसका बिजनेस सही तरीके से चलता है। लेकिन जैसे ही उसका बिजनेस ठप हो जाता है, इस मुसीबत के घड़ी में उसकी पत्नी उसका साथ देने के बजाय उसे छोड़ करके अपने मायके चली जाती है। और फिर उस व्यक्ति के विश्वास के साथ एक ऐसा खेल खेला जाता है जिसकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है बिहार प्रदेश की। बिहार का एक जिला पड़ता है बेगूसराय और इसी बेगूसराय का एक थाना पड़ता है टेघरा। टेघरा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है रानी टोल और इसी रानी टोल की रहने वाली काजल, जिसकी उम्र है लगभग 31 साल। काजल की ठीक आज से 12 साल पहले शादी हो चुकी है संदीप कुमार ठाकुर से। संदीप जो कि समस्तीपुर जिले के थाना भगवानपुर इलाके का रहने वाला है। संदीप अपने ही इलाके में प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस कर रखा है, अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। संदीप 12 साल पहले जब काजल से शादी कर अपने घर लेकर आता है, अपने परिवार के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करना शुरू करता है। 2 साल के बाद संदीप का एक बेटा होता है जिसका नाम अंश रखता है। लगभग 10 साल का सफ़र गुजरता है। इन 10 सालों में संदीप अपने बिजनेस से अच्छा खासा पैसा कमाता है, लेकिन 10 साल के बाद अचानक संदीप के बिजनेस में नुकसान होना शुरू होता है। संदीप अपने बिजनेस को बचाने के लिए संदीप के पास जितना भी जमा पूंजी होता है सारा पैसा अपने बिजनेस में लगा देता है, लेकिन इसके बावजूद भी संदीप अपने बिजनेस को नहीं बचा पाता है और आखिरकार संदीप का बिजनेस ठप हो जाता है, जिसकी वजह से संदीप बिल्कुल रोड पे आ जाता है। संदीप की माली हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तब तक संदीप का बेटा भी 8 साल का हो चुका था, स्कूल में पढ़ने लगता है। संदीप की इतनी काफ़ी माली हालत ख़राब हो जाती है कि संदीप अपने घर का खर्चा भी नहीं चला पाता है, अपने बच्चे के स्कूल का फ़ी भी टाइम पे नहीं दे पाता है। काजल जब अपने पति को इस हालत में देखती है, आखिरकार काजल एक फैसला लेती है और अपने बच्चे का एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए संदीप को उसके घर पे ही छोड़ करके और काजल अपने 8 साल के बच्चे अंश को लेकर के रानी टोल अपने मायके पहुंच जाती है और फिर अपने मायके में ही रहना शुरू कर देती है। संदीप भी अपने पत्नी के ऊपर दबाव नहीं देता है, रोकने की कोशिश नहीं करता है, ये सोच करके कि अगर उन्हें रोक भी लेता है तो उनका खर्चा कहाँ से चलाएगा। इसलिए अपने पत्नी को छोड़ देता है अपने मायके में ही और तब तक इंतजार करता है जब तक संदीप का बिजनेस सही तरीके से पटरी पर ना आ जाए। तब तक संदीप अक्सर रानी टोल अपने ससुराल अपने पत्नी के पास जाता है, 1-2 दिन का वक्त बिताता है और फिर अपने घर चला आता है। बात कर रहा हूँ मैं 25 नवंबर 2017 के शाम के करीब 6 से 7 बजे के आसपास। संदीप अपने ससुराल में ही होता है। जब अपने घर से निकलता है अपने पत्नी से ये कह करके निकलता है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, बेटे के लिए कॉपी खरीद करके लेकर आता हूँ। लेकिन संदीप जब एक बार घर से बाहर निकलता है उसके बाद से दोबारा कभी घर ही वापस नहीं आता है। देखते ही देखते रात्रि के लगभग 10 बज जाता है। इस बीच में काजल संदीप के नंबर पे कई बार फ़ोन करती है, लेकिन संदीप का नंबर हर बार स्विच ऑफ बताता है। रात्रि का जब 10 बज जाता है, आखिरकार काजल अपने ससुराल में संदीप के भाई विनीत के नंबर अपने देवर के पास फ़ोन करती है, ये जानने के लिए कि कहीं संदीप घर पे तो नहीं गया है। काजल जब सारी बातें अपने देवर से बताती है तो इसे सुनने के बाद विनीत को भी बड़ा अजीब सा लगता है कि भैया बिना कुछ बताए आखिर कहाँ जा सकते हैं। लेकिन विनीत चाह के भी कुछ नहीं कर पाता है, पूरी रात अपने भाई का इंतज़ार करता है। विनीत भी संदीप के नंबर पर कई बार फ़ोन करता है, लेकिन हर बार उसका नंबर स्विच ऑफ बताता है। आखिरकार अगली सुबह विनीत उठता है और अपने भाई के बारे में पता लगाने के लिए उसके ससुराल अपने भाभी के पास रानी टोल पहुँचता है। लेकिन जैसे ही रानी टोल पहुँचता है, विनीत को एक खबर मिलती है कि दरअसल उसी के इलाके के बूढ़ी गंडक नदी के किनारे गांव वालों को एक व्यक्ति का डेड बॉडी मिलता है। जैसे इस बात की खबर विनीत को मालूम चलता है, अपने भाई के बारे में पता लगाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचता है। लेकिन जैसे ही उस डेड बॉडी को देखता है, विनीत उस डेड बॉडी को देख करके शिनाख्त कर लेता है। दरअसल वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि संदीप की ही थी। जैसे ही शिनाख्त करता है, विनीत अपने भाई को गले लगा करके चीख चीख करके रोना शुरू करता है और तुरंत ही इस बात की खबर अपनी भाभी काजल को भी देता है। काजल को भी जैसे ही मालूम चलता है, काजल भी काफ़ी दहाड़े मार करके रोना धोना शुरू करती है और अपने बच्चे को लेकर के घटनास्थल पर पहुंचती है। तुरंत ही इस बात की खबर नज़दीकी पुलिस थाने में दी जाती है। पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है, घटनास्थल की काफ़ी बारीकी तरीके से मुआयना करना शुरू करती है। पुलिस जब संदीप के डेड बॉडी को चेक करती है तो पता चलता है कि संदीप के पीछे गर्दन पे किसी तेज़धार हथियार को चलाया गया था। जहाँ पे संदीप की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, वहाँ पे कुछ पूजा की सामग्री भी पड़ी हुई थी
और एक पीले कलर का मखमली चादर भी पड़ा हुआ था। पुलिस तुरंत ही संदीप की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और फिर इस केस की छानबीन करने के लिए पुलिस सबसे पहले विनीत से पूछताछ करती है कि क्या किसी पे तुम्हें कोई शक है कि तुम्हारे भाई के साथ में इस तरह की हरकत कौन कर सकता है। इस पे विनीत कहता है कि साहब मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। संदीप की पत्नी काजल भी पुलिस वालों को यही जवाब देती है। आखिरकार विनीत के ही तहरीर पर पुलिस अज्ञात के विरोध में धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। लगभग 2 से 3 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन अपराधी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। आखिरकार 3 दिन बाद एक खबरी पुलिस थाने पहुंचता है और पुलिस वालों को एक खबर देता है कि साहब गांव वालों से मालूम चला है कि संदीप और उसकी पत्नी काजल के बीच में काफ़ी मनमुटाव था। जैसे ही खबरी इस तरह की खबर पुलिस वालों को देता है तो पुलिस वालों को भी काजल के ऊपर शक चला जाता है। पुलिस उस बात को याद करने लगती है जब काजल से पूछताछ कर रही थी। पुलिस जब काजल से उस वक्त पूछताछ कर रही थी तो काजल भी कुछ ठीक ठीक जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन पुलिस शक के आधार पर काजल को अपने कस्टडी में नहीं ले सकती थी। इसीलिए पुलिस इस केस को इंटरनल ही छानबीन करना शुरू करती है और पुलिस सबसे पहले काजल के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालती है। पुलिस जैसे ही काजल के मोबाइल के नंबर का सीडीआर निकालती है, एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल उसके मोबाइल नंबर के सीडीआर में एक ऐसा नंबर मिलता है जिस नंबर पर 1.5 महीने के अंदर लगभग 1300 बार कॉल किया गया था और उस नंबर पर कभी कभी 2 से 3 घंटे लगातार बातचीत किया गया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि वो नंबर लक्ष्मण कुमार पासवान के नाम पर रजिस्टर्ड है और यह लक्ष्मण कोई और नहीं बल्कि इसी टेघरा थाने के रातगांव का रहने वाला है। पुलिस तुरंत ही इसी के आधार पर लक्ष्मण को अपने कस्टडी में लेकर के थाने पहुंच जाती है और सारी सीडीआर लक्ष्मण के सामने रख करके उससे पूछताछ करना शुरू करती है। लक्ष्मण भी तुरंत अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है, लेकिन जैसे ही लक्ष्मण अपनी सच्चाई कबूल करता है, लक्ष्मण के ही तहरीर पर पुलिस तुरंत ही संदीप की पत्नी काजल को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। पुलिस जैसे ही काजल को लेकर के थाने पहुंचती है, काजल जब अपने सामने लक्ष्मण को देखती है, काजल को भी समझ में आ जाता है कि सब कुछ लगभग राज खुल चुका है। पुलिस जब काजल से भी पूछताछ करना शुरू करती है, काजल भी तुरंत अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। काजल बताती है कि जब संदीप का 1 साल पहले बिजनेस ठप हो गया, काजल अपने बच्चे को लेकर के अपने मायके पहुंच जाती है और फिर काजल अपने बच्चे का अपने ही मायके में एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला करा देती है और फिर अपने बच्चे को अपने मायके में रहकर पढ़ाना शुरू करती है। उसका बच्चा पढ़ने में उतना काफ़ी तेज़ नहीं था, इसीलिए काजल अपने बच्चे का बेहतर भविष्य बनाने के लिए एक होम ट्यूशन लगा देती है। लक्ष्मण को अपने घर पे बुलाती है ट्यूशन पढ़ाने के लिए। लक्ष्मण भी शाम के वक्त घर पे जाता है, अंश को ट्यूशन पढ़ाता है। शाम के वक्त लक्ष्मण जब ट्यूशन पढ़ाने के लिए काजल के घर पे जाता है, जब अंश को ट्यूशन पढ़ाता है उस वक्त काजल भी आकर के लक्ष्मण के पास बैठ जाती है और उससे बातचीत करना शुरू करती है। लक्ष्मण, जिसकी उम्र मात्र अभी 21 साल है, कुंवारा है, हल्का सांवला सा, काफ़ी खूबसूरत। काजल जब पहली बार लक्ष्मण को देखती है, लक्ष्मण को देख करके काजल उसके ऊपर फिदा हो जाती है। लेकिन काजल शादीशुदा थी, इसलिए लक्ष्मण से कुछ भी कहने में काफ़ी डरती है। लेकिन लक्ष्मण के करीब जाने के लिए जब भी लक्ष्मण अंश को पढ़ाता है, अक्सर काजल लक्ष्मण के बगल में आकर के बैठ जाती है और उससे बातचीत करना शुरू करती है। देखते ही देखते जब समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन लक्ष्मण काजल से उसके पूरे परिवार के बारे में पूछताछ करता है। जैसे ही पूछताछ करता है, उस दिन काजल अपनी पूरी कहानी लक्ष्मण के सामने रख देती है। जब अपनी पूरी माली हालत बताती है लक्ष्मण से, तो इसे सुन करके लक्ष्मण को भी काफ़ी तरस आता है। फिर काजल कहती है कि दरअसल मेरा भी माली हालत बहुत ख़राब है, मैं अपने बच्चे की टाइम से फ़ी नहीं जमा कर पाती, बेहतर होगा अगर तुम मेरे लिए कोई नौकरी का इंतजाम करा दो। लक्ष्मण भी काजल की बातों में आ जाता है और अपने ही इलाके में एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी दिलवा देता है। काजल को जब टीचर की नौकरी मिल जाती है, अक्सर स्कूल जाती है, पढ़ा करके टाइम से अपने घर आती है और शाम के वक्त लक्ष्मण भी अंश को पढ़ाना शुरू करता है। दरअसल काजल लक्ष्मण का एहसानमंद हो जाती है और उसके बाद अब लक्ष्मण से काफ़ी खुल करके बातचीत करना शुरू करती है और आखिरकार काजल और लक्ष्मण के बीच में दोस्ती हो जाता है। जब दोस्ती होता है, धीरे धीरे जब समय गुजरता है, आखिरकार दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाता है और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। जैसे ही दोनों के बीच में लव अफेयर शुरू होता है, उसके बाद से काजल अपने ही घर के अंदर लक्ष्मण के साथ में संबंध बनाना शुरू करती है। लेकिन इस बात की खबर काजल के पति संदीप को नहीं मालूम चलता है। दोनों एक दूसरे के इतना काफ़ी करीब आ जाते हैं कि दोनों अब एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं पाते हैं। इसलिए काजल एक दिन लक्ष्मण को चढ़ा बढ़ा करके और एक मंदिर में ले जाती है और अपने पति को बिना बताए ही
लक्ष्मण से शादी कर लेती है और उसके बाद से लक्ष्मण के साथ इतना खुल करके रहना शुरू कर देती है कि जब उसका 9 साल का बेटा अंश उन्हें देखता है तो उसके बेटे को भी समझ में आ जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है। दरअसल 9 साल का अंश इतना तो समझदार हो चुका था कि अच्छा और बुरा का समझ परख कर सकता था। आखिरकार अंश जब इन दोनों को इतना करीब देखता है, अंश को भी समझ में आ जाता है कि दोनों कुछ गलत कर रहे हैं और इसका अंजाम बुरा हो सकता है। इसीलिए एक दिन अंश ये सारी बातें अपने पिता संदीप से बता देता है। जैसे ही संदीप को अपनी पत्नी काजल के बारे में सच्चाई मालूम चलता है, संदीप काफ़ी गुस्से में आग बबूले हो जाता है, ससुराल पहुंचता है और अपनी पत्नी काजल से काफ़ी लड़ाई झगड़े करता है। लेकिन काजल संदीप की एक भी बातें नहीं मानती है और कहती है कि अंश सब कुछ झूठ बोल रहा है, वो छोटा बच्चा है, उसकी बातों पर तुम क्यों भरोसा कर रहे हो। और किसी भी तरीके से आखिरकार काजल अपने पति को समझाने में कामयाब हो जाती है। संदीप उसकी बात तो मान लेता है लेकिन अपने पत्नी पे शक कर जाता है और उसके बाद अपने पत्नी का ख्याल रखना शुरू कर देता है, अपने पत्नी के साथ ही रहना शुरू कर देता है। जब अपने पत्नी के साथ रहना शुरू कर देता है उसके बाद से लक्ष्मण काजल के घर पे नहीं आ पाता है। जब लक्ष्मण काजल के घर पे नहीं आ पाता है, काजल लक्ष्मण से मिलने के लिए बेताब हो उठती है। जब भी उससे बात करती है, मिलने के लिए बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन लक्ष्मण डर से काजल के घर पे नहीं जानता है क्योंकि लक्ष्मण अच्छे तरीके से जानता था कि काजल का पति संदीप घर पे ही है। लेकिन संदीप अभी तक लक्ष्मण को ना कभी देखा था और ना ही कभी पहचाना था। इसीलिए एक दिन काजल लक्ष्मण के नंबर पे फ़ोन करती है और कहती है कि अगर हम दोनों को एक साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है तो मेरे पति संदीप को हमेशा के लिए इस दुनिया से हमारे रास्ते से हटाना पड़ेगा। जैसे ही काजल इस तरह की बात करती है, इसे सुन करके इस काम को करने के लिए लक्ष्मण भी तैयार हो जाता है और फिर इस काम को अंजाम देने के लिए लक्ष्मण एक षड्यंत्र बनाता है। काजल अपने पति से कहती है कि तुम्हारा बिजनेस यूं ही ठप चल रहा है। मैंने एक पंडित से बात की है, पंडित काफ़ी पहुँचे हुए हैं, वो कह रहे थे कि तुम्हें एक पूजा करनी पड़ेगी। जब तुम पूजा करोगी तो पूजा के ही स्थान पे तुम्हें 25,000 रुपये कैश भी मिलेगा और तुम्हारा बिजनेस भी चल पड़ेगा। जैसे इस तरह की बातें काजल अपने पति संदीप से कहती है, संदीप भी उसकी बातों में आ जाता है, ये सोच करके कि आखिरकार उसका बिजनेस तो चल ही रहा है, आखिरकार हर्ज ही क्या है इस पूजा को कर लेने में। 25 नवंबर 2017 को शाम के वक्त संदीप जब अपने घर से बाइक लेकर के निकलता है, उससे पहले ही काजल अपने षड्यंत्र के तहत मार्केट से एक तेज़धार हथियार खरीद करके लाती है और संदीप के डिक्की में रख देती है। संदीप जब मार्केट में निकलता है, काजल तुरंत ही फ़ोन करके ये सारी बातें अपने आशिक लक्ष्मण से बता देती है। उधर लक्ष्मण एक पंडित का भेष बना करके मार्केट में जाता है और संदीप से मुलाकात करता है और उस पूजा के बारे में बात करता है। जैसे ही पूजा के बारे में बात करता है, संदीप भी लक्ष्मण के बातों में आ जाता है। उसे याद आता है कि हाँ, इस पूजा के बारे में उसकी पत्नी काजल बता रही थी। लक्ष्मण कहता है कि इस पूजा को आज ही करना पड़ेगा। संदीप भी उसकी बातों में आ जाता है और लक्ष्मण संदीप के एक गाड़ी पर बैठ करके मार्केट में जाता है और मार्केट से कुछ पूजा की सामग्री खरीदता है और साथ ही साथ एक पीले कलर का मखमली चादर खरीदता है और फिर इस पूजा को कराने के लिए लक्ष्मण संदीप को लेकर के इसी बूढ़ी गंडक नदी के किनारे पर ले जाता है जहाँ पे एक सुनसान जगह होता है और फिर वहाँ पे जा कर के पूजा करने की नाटक करना शुरू करता है। जैसे ही पूजा कंप्लीट हो जाती है, लक्ष्मण संदीप से कहता है कि तुम्हें आंख बंद करके 15 मिनट तक भगवान को याद करना पड़ेगा। जैसे ही 15 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हें 25,000 रुपये का नगद भी यहीं पे मिल जाएगा। संदीप भी लक्ष्मण की बात मान लेता है और अपनी आंखें बंद करके भगवान को याद करना शुरू करता है। जैसे ही संदीप अपनी आंखें बंद करता है, लक्ष्मण तुरंत ही अपने षड्यंत्र के तहत संदीप के बाइक के डिक्की से जा करके तेज़धार हथियार को निकाल कर लाता है और संदीप के पीछे गले पे वार कर देता है, जिसकी वजह से संदीप की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। और उसके बाद से लक्ष्मण संदीप की गाड़ी उसी वक्त ले करके वहाँ से और काजल के घर पे रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास पहुँचता है। जैसे ही घर पे पहुँचता है, काजल जब लक्ष्मण को देखती है, खुशी के मारे झूम उठती है। लक्ष्मण काजल से कहता है काम हो चुका है। काजल लक्ष्मण को लेकर के ऊपर अपने कमरे में जाती है, दोनों के बीच में संबंध बनता है। उसके बाद से लक्ष्मण अपने घर चला जाता है। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस इन्हीं के तहरीर पे दोनों को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।